चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स की आरटीपी अपन स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए जो आईसीए ने दी है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आरटीपी आपको प्रैक्टिस करनी है। आज देखो बाकी सब्जेक्ट्स में जो होते हैं, चाहे लॉ हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे अकाउंट्स हो, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, चाहे कॉस्ट एफएमबी हो, इनके आरटीपीज में कोई बहुत ज्यादा नए सवाल नहीं होते। मिलते जुलते सवाल हमारे आईसीए मॉड्यूल या पीवाईक्यू में मिलेंगे। लेकिन इनकम टैक्स में और जीएसटी में क्या अमेंडमेंट्स आते हैं, तो अमेंडमेंट्स की वजह से क्या इसमें हमेशा नए सवाल होते हैं, न्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, न्यू वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, जो अमेंडमेंट आए उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको हमेशा एक हैबिट बनानी है कि इनकम टैक्स और जीएसटी की आरटीपी तो हम प्रैक्टिस करें ही करें, कम से कम लास्ट 3 अटेम्प्ट्स की। सच बता रहा हूं, अगर उनका एक एक आरटीपी का क्वेश्चन आपने अच्छे से करा हुआ है, 2 बार 3 बार आप अभी भी प्रैक्टिस कर लेते हो, जो लास्ट का एक रिवीजन टाइम होता है उसमें, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम के अंदर इनकम टैक्स और जीएसटी के पेपर में। आइए अब देखिए कि ये क्वेश्चन एक एमसीक्यू है। अब इस एमसीक्यू में एक बहुत अच्छा पॉइंट अप्लाई हो रहा है, बहुत अच्छा। मतलब क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस पॉइंट को गलत कराते हैं। देखो इधर देखना, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन हमें ऐसे बोले, देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ऐसे बोले कि हाउस प्रॉपर्टी और वो लेट आउट करिए, है ना। मैं पहले एक चीज सिखा रहा हूं तो मैं याद रखना थोड़ी सी। अब क्वेश्चन बोले कि कोई बिल्डर है, देखो ये क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट की और कुछ भी नहीं है। क्या होता है, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, क्या करें क्या करें। ये जरूर एक जगह नोट डाउन करना, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाके नोट डाउन कर लेना, नहीं तो आप पेपर में गड़बड़ करके आओगे, लॉजिक तो पकड़ नहीं पाओगे वहां। एक बिल्डर है, बिल्डर मतलब जिसका बिजनेस है ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक बंदा है जिसका बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। एक छोटी सी चीज याद रखनी है पहले, एक बिल्डर है जिसका बिजनेस ही कंस्ट्रक्शन का है। अब देखो मेरी बात सुनो, एक बिल्डर है, बिल्डर ने एक बिल्डिंग बना ली, बिक नहीं रही। अब बिक नहीं रही तो बिल्डर क्या करता है, भैया बिल्डिंग खाली पड़ी है, बोले बिक नहीं रही, बोले जब तक नहीं बिक रही चलो उसको रेंट पे लगा देते हैं। बिल्डर क्या बोल रहा है, बोले बिल्डिंग तो बिक नहीं रही, तो बोले काम करते हैं जब तक बिल्डिंग बिक नहीं रही उसको रेंट पे लगा देते हैं। कुछ नहीं से कुछ भला, बोले कुछ तो घर में आएगा। तो क्वेश्चन कई बार बोलता है कि बिल्डर ने बिल्डिंग को रेंट पे लगा दिया और उसको रेंट आ गया। अब मुझे बताओ, बिल्डर को अगर बिल्डिंग से रेंट आएगा तो उसे कहां ले जाओगे, हाउस प्रॉपर्टी हेड में ले जाओगे या पीजीबीपी हेड में ले जाओगे। एक बिल्डर है, उसको बिल्डिंग से रेंट आ रहा है, बिल्डर है, बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, उसको पीजीबीपी हेड में ले जाओगे, हाउस प्रॉपर्टी हेड में ले जाओगे, बताओ फटाफट, जल्दी बोलो, कहां ले जाओगे, पीजीबीपी में ले जाओगे, हाउस प्रॉपर्टी में ले जाओगे। तो मैंने आपको, आप देखना अपने नोट्स में लिखा रखा है कि अगर प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है, आप ये सोचो बिल्डर के लिए तो प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड ही होती है, तो अगर प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रॉपर्टी से रेंट आएगा तो वो हमेशा हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही आएगा। अब क्वेश्चन कई तरीके चीजों से आपको कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन बोलेगा अरे ये तो कमर्शियल बिल्डिंग है, क्वेश्चन बोलेगा अरे ये तो कमर्शियल बिल्डिंग है, होने दो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन बोलेगा अरे ये तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, होने दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्डर ने एक बिल्डिंग बनाई है, मैं क्या बोल रहा हूं, बिल्डर ने एक बिल्डिंग बनाई है, बिल्डर ने बिल्डिंग चाहे रेसिडेंशियल बनाई हो चाहे कमर्शियल बनाई हो, बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बिल्डर हो और आपको बिल्डिंग से रेंट आ रहा है तो वो रेंट ऑलवेज हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही आएगा। पहले यहां तक क्लियर है क्या, ये बताओ, पहले यहां तक क्लियर है क्या बेटा, नहीं बताओगे मेरे को नहीं मजा आएगा, आपको भी नहीं मजा आएगा, बताओ यहां तक क्लियर है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, एक पॉइंट और पढ़ा है इसी पॉइंट से रिलेटेड हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड में। एक बिल्डर है, उसके पास बिल्डिंग है, एक बिल्डर है उसके पास एक बिल्डिंग है और उसके पास बिल्डिंग है स्टॉक इन ट्रेड है। अब वो बिल्डिंग बिक नहीं रही है, बिल्डिंग बिक नहीं रही है, बिक नहीं रही है, और उसने रेंट पे भी नहीं चढ़ाई, खाली पड़ी है, ना तो बिक रही है ना रेंट पे चढ़ाई, खाली पड़ी है। अब याद है नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक वेकेंट हाउस प्रॉपर्टी होती है तो उसको डीम टू बी लेट आउट मान के टैक्सेबल कर देते हैं, यही तो करते हैं। लेकिन याद है हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है और वीकेंड पड़ी है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड,
प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड, जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे नेक्स्ट 2 प्रीवियस ईयर्स तक, फॉर नेक्स्ट 2 प्रीवियस ईयर तक उसकी नेट एनुअल वैल्यू को हमें, एनएवी को हमें निल मानना है, उसे डीम टू बी लेट आउट मान के टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो अगर एक बिल्डिंग है मेरे पास ऐसे स्टॉक इन ट्रेड पड़ी है, तो जिस प्रीवियस ईयर में वो बिल्डिंग बनकर तैयार हुई उससे अगले 2 प्रीवियस ईयर तक उसकी नेट एनुअल वैल्यू को निल लेना होता है। बताइए याद है क्या ये वाला प्रोविजन? याद आ रहा है? अगर आपको ये वाले प्रोविजन याद आएंगे तो ही मैं ये वाला एमसीक्यू करा पाऊंगा, वरना नहीं करा पाऊंगा। अब इसमें आपको ट्रिक कहां करेगा पेपर में, वो देखना ट्रिक कहां करेगा। अब मैं बिल्डर नहीं हूं, है ना, मैं बिल्डर नहीं हूं, मैं चेंज कर रहा हूं। मेरा बिजनेस है ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। मुझे बताओ अगर मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने का है, अब मुझे अगर रेंटल इनकम आएगी तो कौन से हेड में दिखाऊंगा? अगर मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने का है, अब मुझे रेंटल इनकम आएगी तो बताओ कौन से हेड में दिखाऊंगा? फटाफट बोलो। हाँ, अब ज्यादातर बच्चे पीजीबी भी बोलते हैं, वहां गलती हो जाएगी। ध्यान क्या रखना है, लॉजिक से चलना है। अपने को चेक करना पड़ेगा कि कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है या रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। कमर्शियल बिल्डिंग है या रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, अपने को चेक करना पड़ेगा। अब इसमें ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना, मैं एकदम कैटेगोरिकली आपको बोल रहा हूं, भूल जाओगे गड़बड़ हो जाएगी। अगर मेरा बिजनेस ही रेंटिंग का है और कमर्शियल बिल्डिंग है तो कमर्शियल बिल्डिंग का रेंट विल बी टैक्सेबल इन पीजीबीपी। कमर्शियल बिल्डिंग का रेंट विल बी टैक्सेबल इन पीजीबीपी। लेकिन याद रखना रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के रेंट को आप पीजीबीपी में नहीं ले जा सकते भैया। रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो रेंट है वो बेटा टैक्सेबल रहेगा इन हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक ट्रिक पॉइंट है जहां पे क्वेश्चन आपको ट्रिक करेगा। ट्रिक करने की कोशिश करें, मत ट्रिक होना। देखो, जो बंदे का बिजनेस ही नहीं है वहां तो सिंपल चिल रहो। अभी मैं बिल्डर हूं तो मेरा बिजनेस बिल्डिंग बनाने का है, रेंट पे देने का नहीं है। तो जहां आपका बिजनेस नहीं है वहां तो फिर सोचना ही नहीं है, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, चुपचाप से हाउस प्रॉपर्टी ऐड लगा दो। कंफ्यूजन कहां होगा? अगर क्वेश्चन बोल दे यार आपका तो बिजनेस ही रेंटिंग का है। अगर बिजनेस भी रेंटिंग का है तो आपको अब लॉजिक से चलना है कि कमर्शियल बिल्डिंग है तो पीजीबीपी लगाना, कमर्शियल बिल्डिंग है तो पीजीबीपी लगाना, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, नहीं जा सकती पीजीबीपी में। याद रख पाओगे क्या ये बात? जल्दी बोलो। चलो, एक तो ये बात। अच्छा, एक सेक्शन और याद दिलाता हूं। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि मैं कर रहा हूं, आपको आना चाहिए। अच्छा, आपको याद है हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एग्जेम्पशन पढ़ा था 1010D में? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एग्जेम्पशन पढ़ा था 1010D में, याद आ रहा है क्या? बताओ। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एग्जेम्पशन पढ़ा हुआ याद आ रहा है क्या 1010D में? कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा तो क्या होगा? याद है किसी को? याद है क्या? बोलो, याद दिलाऊं या याद है? बताओ बेटा, हल्का से याद है तो बोलो, गलत बोलोगे तो गलत बोल देना, सही मैं बोल दूंगा, उसमें क्या हो गया? बताओ, बोलो, याद आ रहा है क्या? अच्छा चलो मैं याद दिलाता हूं, आप मत याद दिलाओ। सर हम तो आलसी, हम नहीं याद दिलाएंगे। अब सेक्शन 1010D था जिसमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट होता था उसकी टैक्सेबिलिटी होती थी कि वो एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा। तो इसमें याद करो, मैंने 2 केस पढ़ाए थे कि पॉलिसी बिफोर 1 अप्रैल 23 की है तो क्या, और पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 23 की है तो क्या। अब याद आ रहा है क्या? थोड़ा सा जल्दी बोलो। अब 1 अप्रैल 23 से पहले की पॉलिसी होती थी तो सिंपल था, एग्जेम्प्ट होगा पूरा अमाउंट। एग्जेम्प्ट कब होगा? अगर पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है। याद आया? इस पे एक पूरा प्रैक्टिकल करा रखा है मैंने आपको क्लास के अंदर। प्रीमियम लेस देन या इक्वल टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड होना चाहिए। और इसमें याद रखो, अगेन ये बात मैंने क्लास में क्वेश्चन में सिखाई थी
ये जो प्रीमियम का अमाउंट देखा जाता है एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखा जाता है, जीएसटी से कोई मतलब नहीं होता। और आपको याद है ऑन और आफ्टर की अगर पॉलिसी है 1 अप्रैल 23 वाली, तो एग्जेम्पशन लेने की दो कंडीशन हो गई थी। एक तो यही कंडीशन थी कि जो प्रीमियम है वो लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड हो। एक तो जो प्रीमियम है वो लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड हो। और एक कंडीशन ये हो गई थी कि अगर आपके पास मोर देन वन पॉलिसी है तो पॉलिसी का जो एग्रीगेट प्रीमियम है, पॉलिसी का जो एग्रीगेट प्रीमियम है वो लेस देन और इक्वल टू ₹5 लाख हो। याद आ रहा है क्या? जल्दी बोलो। और इसमें अगर डिसेबल्ड होता था तो 10% की जगह 15% ऑफ सम एश्योर्ड होता था। याद आया? याद आया? अच्छा इसमें, अच्छा ये बात याद आ रही है क्या? सब छोड़ दो। ये बात याद आ रही है कि मान लीजिए एक से ज्यादा पॉलिसी है, मान लीजिए एक से ज्यादा पॉलिसी है, 2-3 पॉलिसीज हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर पॉलिसीज 2-3 है या 4 भी हैं या 5 भी हैं, तब कॉम्बिनेशन बनाओ पॉलिसीज का। तो जिन पॉलिसीज के कॉम्बिनेशन का प्रीमियम 5 लाख या उससे कम आए, वो वाली पॉलिसीज को अपने को एग्जाम करना होता था। और उसमें भी ये होता था कि मान लो 2-3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो जो कॉम्बिनेशन एसएससी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता था उसमें एग्जामेशन लेते थे और बाकी वाली पॉलिसीज को एग्जाम्प्ट कर देते थे। याद आ रहा है क्या? बोलो भाई। चलो, बाकी लोग तो हाँ ही नहीं बोल रहे। चलिए, तो ये प्रोविजन मैंने आपको याद दिला दिया। अब यही पूरे प्रोविजन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, और एक दो छोटे छोटे पॉइंट है वो तो आपको वैसे याद आ जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम अगर आई एम श्योर आपको निकालनी आती है तो वो सब मुझे सिखाने की जरूरत है नहीं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते जाइए। मिस्टर मनीष इज अ रियल एस्टेट डेवलपर। हिज मेन बिजनेस, क्या है इसका मेन बिजनेस? हिज मेन बिजनेस इज कंस्ट्रक्शन। मेन बिजनेस क्या है इसका? हिज मेन बिजनेस इज कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब देखो, सबसे पहले मुझे बताओ इसका बिजनेस रेंटिंग का हो गया या कंस्ट्रक्शन का हो गया? कंस्ट्रक्शन का हो गया। तो अब मुझे बताओ, अगर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो गया तो चाहे कमर्शियल बिल्डिंग को लेट आउट करेगा चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग को लेट आउट करेगा, आप उसका रेंट कौन से एड में दिखाएंगे? बताओ कौन से एड में दिखाएंगे उसका रेंट? आप हाउस प्रॉपर्टी एड में दिखाएंगे। ठीक है। अब वो बोल रहा है ही डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट नेम्ड आशियाना हेवन। एक प्रोजेक्ट बनाया आशियाना हेवन विच हैज बोथ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट। दोनों है उसमें, रेसिडेंशियल भी है कमर्शियल भी, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। जब तुम बिल्डर हो तो रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल यूनिट हो, इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी एड में ही आएगी। ही obtained सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर द सेट प्रॉपर्टी ऑन 1 Feb 23। अब मुझे बताओ 1 Feb 23 को प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है, तो प्रॉपर्टी कौन से प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुई है? जल्दी बताओ बेटा। रिप्लाई, हाँ वेरी गुड। प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है प्रीवियस ईयर 22-23 में। ठीक है। अब he sold majority of the unit, majority of the unit तो बेच दी। however 15 residential units and 10 commercial units were not sold। 15 तो रेसिडेंशियल यूनिट थी और 10 कमर्शियल यूनिट थी। नहीं बिकी, नहीं बिकी, नहीं बिकी, एंड एज स्टॉक इन ट्रेड उसके पास रखी हुई है। बढ़िया बात है। टू अर्न सब इनकम, उसने कहा यार थोड़ी बहुत इनकम कमा लेते हैं फ्रॉम सच यूनिट। ही लेट आउट, भाड़े पे चढ़ा दी भाई, भाड़े पे। ही लेट आउट 10 रेसिडेंशियल यूनिट, सारी लेट आउट नहीं करी, 15 थी, लेट आउट 10 ही करी है रेसिडेंशियल। तो अपने को तो 10 का ही काम करना है भैया। एंड 5 कमर्शियल यूनिट लेट आउट कर दिया ऑन 1 May 2024। अच्छा, कमर्शियल 10 थी, 5 ही लेट आउट करी है और 1 May 2024 से लेट आउट करी है, यानी अप्रैल में प्रॉपर्टी वेकेंट होगी। लेट आउट अगर मई में हुई है यानी अप्रैल में प्रॉपर्टी वेकेंट होगी, तो वो रेंट ऑफ वेकेंसी पीरियड के लिए अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। रेंट दे रखा है 15,000 पर मंथ और 20,000 पर मंथ ईच रिस्पेक्टिवली। ये तो एक्चुअल रेंट है। अच्छा, एक्सपेक्टेड रेंट भी बता रखा है, बहुत बढ़िया बात है। ऑफ ईच यूनिट इज 14,000 पर मंथ एंड 22,000 पर मंथ फॉर ईच कमर्शियल यूनिट। ठीक है। रेसिडेंशियल का एक्सपेक्टेड रेंट 14,000 है और कमर्शियल का 22,000 है। ऑल यूनिट्स आर आइडेंटिकल, सारी यूनिट एक सी हैं। ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन में ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं है।
पहले मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? पक्का? तो मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन यहां पे स्टॉप कर रहा हूं। पहले मुझे बताओ, जो डेटा अभी तक गिवन है, हाउस प्रॉपर्टी हेड की रेंटल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो निकाल सकते हैं हम। चलिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं। चलिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं। आइए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं टैक्सेबिलिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी निकाल रहा हूं। अब टैक्सेबिलिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में मैं क्या कर रहा हूं बेटा, रेसिडेंशियल यूनिट और कमर्शियल यूनिट दो तरह की यूनिट है, तो एक सिंगल स्टेटमेंट में ही दोनों की निकाल लूंगा टैक्सेबिलिटी। रेसिडेंशियल की भी इसी में निकाल लूंगा और कमर्शियल की भी इसी में निकाल लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास एक कॉलम तो पर्टिकुलर्स का हो गया, एक कॉलम मैंने रेसिडेंशियल यूनिट का बना लिया और एक कॉलम मैंने कमर्शियल यूनिट का बना लिया। अच्छा, पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन को देखकर बताओ, कितनी तो रेसिडेंशियल यूनिट लेट आउट हुई है और कितनी कमर्शियल? तो 10 रेसिडेंशियल लेट आउट हुई है और 5 कमर्शियल। मानते हो ये बात? बिल्कुल सर मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं। तो 10 तो रेसिडेंशियल लेट आउट हुई है और 5 कमर्शियल लेट आउट हुई हैं। अब सबसे पहले इनका एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। अब रेसिडेंशियल यूनिट का रेंट कितना है? रेसिडेंशियल यूनिट का रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट है ना, एक्सपेक्टेड रेंट है 14,000 और 22,000। अच्छा मुझे बताओ, एक्सपेक्टेड रेंट 11 महीने का निकालूं या पूरे 12 महीने का निकालूं? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, 11 महीने का निकालूं 12 महीने का निकालूं? बोलो बेटा, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा, जल्दी बताओ। 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा 12 महीने का ही निकलता है, हमेशा 12 महीने का ही निकालो। तो रेसिडेंशियल का रेंट कितना था? 14,000 एक महीने का, इंटू 12 पूरे साल का, इंटू 10। बताओ मेरे को 14,000 इंटू 12 इंटू 10 कितना आया? 14,000 इंटू 12 इंटू 10 16,80,000। बहुत बढ़िया बच्चों। अच्छा, कमर्शियल यूनिट का रेंट कितना था? 22,000। तो 22,000 इंटू 12 पूरे साल का, इंटू 5 5 यूनिट का। बताओ 22,000 इंटू 12 इंटू 5 कितना आ रहा है? 13,20,000। अब क्या निकालेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अब देखो इस क्वेश्चन में ना तो कोई अनरियलाइज रेंट है ना कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड है, तो एआरआर फटाफट निकल जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा, अब एक्चुअल रेंट है कितना पहले ये बताओ। एक्चुअल रेंट रेसिडेंशियल यूनिट का तो 15,000 है और कमर्शियल यूनिट का 20,000 है, तो 15,000 और 20,000 है भैया। तो पहले तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 15,000 एक महीने का, इंटू 12 पूरे साल का, इंटू 10 10 यूनिट का। कितना आया बताओ? कितना आया बताओ? 18 लाख। बहुत बढ़िया। अच्छा, और कमर्शियल यूनिट का? कमर्शियल यूनिट का रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट 20,000 है, इंटू 12 पूरे साल का, इंटू 5 5 यूनिट का। बताओ कितना आया? 12 लाख। बहुत बढ़िया। इन दोनों में से क्या करना होता है? विच एवर इज मोर। इन दोनों में से हमको करना होता है विच एवर इज मोर। मोर करेंगे तो यहां पे 18 लाख आएगा और यहां पर 13,20,000 आएगा। माइनस क्या करना है? रेंट ऑफ वेकेंसी। अब वेकेंसी एक ही महीने की है, ध्यान रखो, वेकेंसी एक ही महीने की है। तब वेकेंसी अगर एक महीने की है तो दिमाग लगाओ, रेसिडेंशियल यूनिट का एक महीने का रेंट 15,000 है, 15,000 एक महीने का रेंट है एक यूनिट का, तो टोटल 10 यूनिट है, तो इसका रेंट ऑफ वेकेंसी पीरियड हो गया 1.5 लाख। और कमर्शियल यूनिट का एक्चुअल रेंट 20,000 है, 20,000 एक यूनिट का है, वेकेंसी तो एक ही महीने की है, तो 20,000 एक महीने का रेंट है, इंटू 5 यूनिट का, इंटू 5, तो 20,000 इंटू 5, 20,000 इंटू 5। कर पा रहे हो क्या ये? ठीक है। अब अगर आपने ये किया तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा इसको अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं। सर मुझे बताओ, यहां पे ईआर और एआरआर में विच एवर इज मोर क्या आया है? ईआर और एआरआर में विच एवर इज मोर क्या आया है? ईआर। तो वेकेंसी का रेंट ईआर के अकॉर्डिंग माइनस करो बेटा। ईआर का रेंट 22,000 है, तो 22,000 इंटू 5, 22,000 इंटू 5 आएगा 1,10,000। समझ गए? ये ध्यान रखिए, मोर ईआर आया है
तो वैकेंसी ईआर के हिसाब से लूंगा, मोर अगर एआरआर आएगा तो एआरआर के हिसाब से लूंगा। तो आप मुझे बताइए फटाफट से, अच्छा भैया अब बताओ ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 16,50,000 और ये कितना आ रहा है? 12,10,000। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई म्युनिसिपल टैक्स है नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन है नहीं, तो ये वैसे तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है, बट क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स नहीं है तो इसी को मैं नेट एनुअल वैल्यू भी मान रहा हूं। माइनस क्या होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। बताओ भैया 16,50,000 का 30%, 4,95,000 और 12,10,000 का 30%, 3,63,000। डिफरेंस कर लो। डिफरेंस करते ही बेटा जैसे ही आप डिफरेंस करोगे आपकी हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आई? टैक्सेबल वैल्यू कितनी आई? 11,55,000 और ये वाली कितनी आई सेकंड वाली? 8,47,000। ठीक है आ गई। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, ये टैक्सेबल तो हाउस प्रॉपर्टी एड में होगा, ये तो अपने को क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो बहुत बढ़िया, तो बढ़िया है सर, अच्छी बात है। तो अभी तक यहां तक का क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब एमसीक्यू क्या पूछा है वो देखेंगे, पहले इसको पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलते हैं, हम मोटा मोटी साथ के साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अच्छा इसमें नॉर्मली एक अप्रोच ये रहती है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ के एमसीक्यू पढ़ो, तो आप हमेशा पेपर में एक काम कर सकते हो कि पहले एमसीक्यू पढ़ के क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है? तो एमसीक्यू पढ़ के क्वेश्चन करने से फायदा मिलता है। मिस्टर मनीष इज ऑल्सो एंगेज इन द फर्म जोको एंड एसोसिएट एज अ स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है स्लीपिंग पार्टनर है। अच्छा अब स्लीपिंग पार्टनर होने से कुछ चीजों में याद रखना है। अच्छा मुझे बताओ सबसे पहले तो अब अगेन पीजीबीपीएड याद दिलाऊंगा आगे का सवाल कराने से पहले, मुझे एक बात बताओ जल्दी से बोलो, मुझे एक बात बताओ जल्दी से बोलो, फटाफट बोलना यार। मुझे एक बात बताओ, पहली चीज तो ये कि एक सेक्शन हुआ करता था 40 का स्मॉल बी, वो ये बोलता था कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है तो डिडक्शन मिलेगा। मुझे बताओ इंटरेस्ट का अलाउड पार्ट कितना होता था? 12% पर एनम। और याद है हमने पढ़ा था कि अगर स्लीपिंग पार्टनर होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा है या नहीं लिखा है, स्लीपिंग पार्टनर के केस में जो रेम्युनरेशन होता है वो 100% डिसअलाउड होता है, याद है क्या? अच्छा एक चीज और याद करो कि पार्टनर को फर्म से अगर रेम्युनरेशन मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है तो फर्म के लिए तो पीजीबीपी हेड में अलाउड एक्सपेंस है, पार्टनर की वो इनकम होती है। मुझे बताओ पार्टनर के लिए वो इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होती है? पार्टनर को अगर फर्म से इंटरेस्ट या रेम्युनरेशन मिलेगा तो पार्टनर के लिए कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? तो बेटा पार्टनर के लिए टैक्सेबल होती है पीजीबीपी हेड में। पार्टनर को फर्म से जो भी रेम्युनरेशन मिलता है चाहे इंटरेस्ट मिलता है वो पीजीबीपी हेड में जाता है। अच्छा एक चीज और थी, याद है अपन एक चीज और पढ़ी थी, पार्टनर के लिए उतना ही अमाउंट टैक्सेबल होगा जितना फर्म को डिडक्शन मिला है, याद है क्या ये बात? ठीक है, ओनली that amount will be taxable, only that amount will be taxable for which deduction was allowed to firm, for which deduction was allowed to firm। अच्छा एक बात और याद दिलाता हूं छोटी सी, पार्टनर को शेयर इन प्रॉफिट मिलता था उसका क्या होता था? बिल्कुल, पार्टनर को जो शेयर इन प्रॉफिट मिलता था वो एग्जेम्प्ट होता था, याद है? बस यही सारी बातें अब आगे के क्वेश्चन में अप्लाई होंगी, पढ़ते हुए चलिए। मिस्टर मनीष इज ऑल्सो एंगेज इन द फर्म जोको एंड एसोसिएट एज अ स्लीपिंग पार्टनर, द फर्म हैज 3 पार्टनर, हिज कैपिटल इन द फर्म इज 10 लाख, उसकी कैपिटल फर्म में 10 लाख है ईच। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है Each partner received interest at the rate of 15% on capital from the firm। अच्छा मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म कितना दे रही है? 15%।
अब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% दे रही है, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% दे रही है, मनीष की कैपिटल फर्म में 10 लाख है, तो मनीष को फर्म से कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 10 लाख का 15% 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए। लेकिन फर्म को डिडक्शन कितना मिला होगा? 10 लाख का 12% 1,20,000 रुपए। तो पार्टनर के लिए टैक्सेबल भी कितना होगा? 1,20,000 रुपए। अग्री करते हो क्या? बिल्कुल सर। तो जो मनीष है उसके लिए पहली चीज तो टैक्सेबल पीजीबीपी में होगा, और कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टैक्सेबल होगा? जितने का फर्म को डिडक्शन मिला है। तो फर्म को डिडक्शन 12% का मिला है, तो मनीष के लिए भी टैक्सेबल 12% यानी 1,20,000 ही होगा। अब वो बोल रहा है हर पार्टनर को रेम्युनरेशन भी मिल रहा है 30,000 पर मंथ का। अब मनीष के लिए सोचो, मनीष स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर का रेम्युनरेशन फर्म के लिए 100% डिसअलाउड होता है। तो फर्म के लिए अगर रेम्युनरेशन 100% डिसअलाउड हो गया तो मनीष के लिए रेम्युनरेशन का कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे मनीष के लिए रेम्युनरेशन कितना टैक्सेबल होगा पीजीबीपी ऐड में, तो आप बोलेंगे निल। रीजन क्या बोलेंगे? बोले वो स्लीपिंग पार्टनर है, तो फर्म के लिए रेम्युनरेशन 100% डिसअलाउड हो जाएगा। तो जब फर्म के लिए 100% डिसअलाउड हो गया तो मनीष के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। बताओ ये समझ में आया कि मैंने कुछ भी टैक्सेबल क्यों नहीं किया? बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन आर ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, अच्छी बात है। द बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 9.5 लाख। अब ये जो बुक प्रॉफिट यहाँ क्वेश्चन में बच्चों को दे रखा है इररेलेवेंट है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। क्यों, मैं बताता हूं। सर बुक प्रॉफिट कहां काम आता है कि रेम्युनरेशन का कितना डिडक्शन मिलेगा उसकी लिमिट निकालने के लिए काम आता है। रेम्युनरेशन का कितना डिडक्शन मिलेगा उसकी लिमिट निकालने के लिए काम आता है। लेकिन रेम्युनरेशन अगर स्लीपिंग पार्टनर का है, रेम्युनरेशन अगर स्लीपिंग पार्टनर का है, तो भैया स्लीपिंग पार्टनर का रेम्युनरेशन तो 100% डिसअलाउड है। स्लीपिंग पार्टनर का रेम्युनरेशन तो 100% डिसअलाउड है, तो हमें लिमिट निकालनी ही नहीं है। लिमिट निकालनी नहीं है तो ये पॉइंट्स हमें कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आ गई बात? बोलो भाई। बहुत बढ़िया। देखो ये एमसीक्यू बहुत अच्छा है, अगर आप इस एमसीक्यू को अच्छे से कर लेते हो, पीजीबीपी एड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस एमसीक्यू में क्लियर होते हैं। अच्छा एमसीक्यू बनाया इस बार आईसीए ने, मतलब जैसे जीएसटी का पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जीएसटी का एमसीक्यू बहुत आसान था, ये टेक्निकल है। अच्छा अब ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला आ गया। समझाई थी मैंने तुम्हें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की टैक्सेबिलिटी क्या था। ही हैज टेकन 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, द डिटेल्स ऑफ सच पॉलिसीज आर गिवन है हेयर अंडर। अब देखो मैं आपको क्या बताता हूं, क्वेश्चन में जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे, क्वेश्चन में जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे तो सबसे पहले ये देख लो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 23 से पहले की है या 1 अप्रैल 23 के बाद की है। तो ये देखो पॉलिसीज में एक तो 1 अप्रैल 21 की पॉलिसी है, ये 1 अप्रैल 23 की है, ये 1 फेब 24 की है, और ये 1 जुलाई 24 की है। यानी ये वाली पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी और ये वाली पॉलिसी 1 अप्रैल 23 या उसके बाद की है। ये तीनों पॉलिसीज 1 अप्रैल 23 या उसके बाद की है। तो दिमाग लगाओ, अगर ये तीनों पॉलिसीज 1 अप्रैल 23 या उसके बाद की, तीनों की तीनों पॉलिसीज अगर 1 अप्रैल 23 या उसके बाद की हैं, तो इन पे तो 2 कंडीशन लगेंगी कि एक तो प्रीमियम लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड होना चाहिए, एंड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। अब ये वाली जो पॉलिसी है ये 1 अप्रैल 23 से पहले की, तो इस पे एक ही कंडीशन चेक करनी है कि प्रीमियम सम अश्योर्ड के 10% से कम है या नहीं है। अब सम अश्योर्ड दे रखा है 35 लाख, मैच्योरिटी पे मिला है 40 लाख। ये जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिला है इससे कोई मतलब नहीं है, 10% ऑफ सम अश्योर्ड देखना है। सम अश्योर्ड है 35 लाख, तो मैं अगर इस केस में सम अश्योर्ड का यानी 35 लाख का 10% करता हूं तो वो आता है बेटा 3.5 लाख रुपए। अब पॉलिसी ए का प्रीमियम कितना है? 4 लाख। एक्सक्लूडिंग जीएसटी दे रखा है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी ही देखा जाता है, जीएसटी ऐड करने मत बैठ जाइएगा इसमें, एक्सक्लूडिंग जीएसटी ही देखा जाता है। तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी इसका प्रीमियम 4 लाख है, यानी जो प्रीमियम है वो लेस देन या इक्वल टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड नहीं है, यानी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई।
और 1 अप्रैल 23 से पहले वाली पॉलिसीज में तो एक ही कंडीशन है, वो फुलफिल नहीं हुई, तो पॉलिसी ए पे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। पॉलिसी ए का मैच्योरिटी पे मिलने वाला अमाउंट टैक्सेबल माना जाएगा। अब डिफरेंट कलर पेन से पॉलिसी बी पे आता हूं ताकि सेपरेशन रहे। अब पॉलिसी बी आई। अब देखो तीनों पॉलिसी में ये, क्योंकि तीनों पॉलिसी 1 अप्रैल 23 है उसके बाद की है, तो पहले तीनों पॉलिसी का प्रीमियम चेक कर लो कि 10% से कम है या ज्यादा है। अगर 10% से कम नहीं है तो वैसे ही टैक्सेबल हो जाएंगी वो पॉलिसी। पहले प्रीमियम चेक कर लो, प्रीमियम चेक करने के बाद चेक करेंगे कि जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 5 लाख हो रहा है नहीं हो रहा। तो पॉलिसी बी का प्रीमियम तो 1,50,000 है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, सम अश्योर्ड 14 लाख है, मैच्योरिटी अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। 14 लाख का 10% होता है 1,40,000। अब इस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो 1.5 लाख है, तो अगेन प्रीमियम लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ पॉलिसी नहीं है, तो ये पहली वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई। दूसरी छोड़ो, दोनों कंडीशन के बीच में एंड होता है, दोनों फुलफिल होनी चाहिए। पहली वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई, क्योंकि पहली वाली ही कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ये वाली पॉलिसी भी बच्चों टैक्सेबल हो गई। तो पॉलिसी ए भी टैक्सेबल है, पॉलिसी बी भी टैक्सेबल है। अब पॉलिसी सी पर आई है। पॉलिसी सी का सम अश्योर्ड कितना है? 22 लाख। 22 लाख का 10% अगर मैं करता हूं तो 2,20,000 और इसका प्रीमियम 2 लाख है। चलो, इसने 10% वाली कंडीशन फुलफिल कर दी कि भैया इसका जो प्रीमियम है वो लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है, मतलब ये एलिजिबल पॉलिसी है, ले सकते हैं इसका एग्जेम्पशन। मेरे को दिक्कत नहीं लग रही, मेरे हिसाब से ले सकते हैं इसका एग्जेम्पशन, तो चलो इसका एग्जेम्पशन तो हमें लेना ही है। अच्छा, अब लेना तो है बट वो सेकंड वाली कंडीशन भी तो चेक होगी। अच्छा भैया, अगली पॉलिसी है 3 लाख की, इसका प्रीमियम है 31 लाख, इसका सम अश्योर्ड है 31 लाख। 31 लाख का 10% 3,10,000, प्रीमियम है 3 लाख, मतलब इसका प्रीमियम भी लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है। तो जब इसका प्रीमियम भी लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है, मतलब इसने भी 10% वाली कंडीशन पूरी कर दी, तो ये भी एलिजिबल है। तो पहली कंडीशन तो दोनों पॉलिसीज पूरी कर रही हैं। अच्छा, पॉलिसी सी का प्रीमियम क्या है? 2 लाख और पॉलिसी डी का प्रीमियम 3 लाख है, तो सी प्लस डी का टोटल प्रीमियम 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। इनका 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 जो प्रीमियम है वो भी लेस देन और इक्वल टू 10% है एंड एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम भी लेस देन और इक्वल टू 5 लाख है। ये तो दोनों ही कंडीशन पूरी कर दी, तो अब ये दोनों ही पॉलिसी बेटा क्या हो जाएंगी? एग्जेम्प्ट। लेकिन देखो, अब इसमें मैं बता देता हूं, आज मान लो इसके बाद सी डी के बाद एक ई पॉलिसी और होती, उसका प्रीमियम भी मान लो 10% ऑफ सम अश्योर्ड से कम होता तो वो भी एलिजिबल हो जाती। उसका प्रीमियम मान लो क्वेश्चन बोलता है 1 लाख है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता? सी प्लस डी प्लस ई तीनों का मिला के प्रीमियम 2 लाख 3 लाख और उसका मान लो 1 लाख है तो 6 लाख हो जाता। तो फिर आप सी डी ई तीनों को एग्जाम नहीं करा पाते, फिर आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता कि सी प्लस डी करूंगा तो बेटर है, डी प्लस ई करूंगा तो बेटर है, सी प्लस ई करूंगा तो बेटर है, तो उसको एग्जाम करना पड़ता और एक बची हुई पॉलिसी को टैक्सेबल करना पड़ता। बट अभी यह प्रॉब्लम नहीं आ रही, अभी सी और डी दोनों एग्जाम्प्ट हो गई, तो ए और बी टैक्सेबल हो गई, सी और डी ए और बी टैक्सेबल हो गई, सी और डी एग्जाम्प्ट हो गई। सीधा क्वेश्चन हो गया। बताओ, आया ये समझ में? नहीं आया? बोलो। एकदम सीधा कॉन्सेप्ट, माथा पच्ची नीचे लाइफ में। चलो आगे। बस अब अपने को एमसीक्यू करने हैं, बहुत सारे अलग अलग एमसीक्यूज हैं, करते हैं। क्वेश्चन तो देखो पूरा एनालाइज हो ही गया, अब तो जो पूछेगा उसके हिसाब से आंसर करना है बस। तो देखिए, बोल रहा है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, choose the most appropriate answer to the following multiple choice questions. How much amount would be taxable in respect of income earned by Mr. Manish? How much amount would be taxable in respect of income earned by Mr. Manish for let out,
रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स एंड अंडर विच हेड, ऑलरेडी कैलकुलेटेड हेड कौन सा लग रहा था बताओ, हाउस प्रॉपर्टी। और अमाउंट कितना आ रहा था, अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था रेसिडेंशियल का तो 11,55,000 और कमर्शियल का 8,47,000। तो किसका कितना अमाउंट आ रहा था, रेसिडेंशियल का तो 11,55,000 आ रहा था और कमर्शियल का 8,47,000 आ रहा था। अब देख लो किस ऑप्शन में ये दो अमाउंट्स दिख रहे हैं। तो एक तो इस ऑप्शन में मुझे ये दो अमाउंट दिख रहे हैं, बस इसी ऑप्शन में दिख रहे हैं मुझे तो ये दो अमाउंट, और ये दो अमाउंट ही मुझे तो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहे। तो बात ही खत्म, मेरे लिए करेक्ट आंसर हो गया ए। बात ही खत्म, मेरे लिए करेक्ट आंसर हो गया ए। और हेड भी इन्होंने सही लिखा हुआ है, बिल्कुल हाउस प्रॉपर्टी हेड। बताइए कोई डाउट? तो एमसीक्यू 1 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। एमसीक्यू 1 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। 1 मिनट में एमसीक्यू हो गया खत्म। अगले एमसीक्यू पे चले, आया ये वाला एमसीक्यू आपको? अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ी सी ना सिचुएशन चेंज कर रहा है, और ये सिचुएशन में ही बच्चे पेपर में गलती करेंगे, आपको नहीं करनी है। मैंने अच्छे से चार्ट बना के आपको समझा दिया है क्या है। वो पूछ रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर ऑफ एमसीक्यू 1 इफ मनीष इज नॉट अ रियल एस्टेट डेवलपर। बिल्डर नहीं है, रियल एस्टेट डेवलपर नहीं है, बोले बिजनेस है लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज का। बिजनेस है भैया इसका तो लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज का। तो अब सुनो मेरी बात, अब गड़बड़ होती है, आप लोग से कैलकुलेट ही नहीं होता अमाउंट, दिमाग ही नहीं लगाते हम। अच्छा, मैंने अब आपको क्या सिखाया बताओ? मैंने बताया कि अगर तुम्हारा बिजनेस ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज होता है तो कमर्शियल बिल्डिंग पीजीबीपी में दिखाना, लेकिन रेसिडेंशियल तो भी हाउस प्रॉपर्टी में दिखाना। तो अब सोचो क्या होगा, अब सोचो क्या होगा अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस ही लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी है, मेरा बिजनेस ही लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, तो अब अपने को क्या करना होगा, जो रेसिडेंशियल है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग कितनी थी 10, उसको तो हाउस प्रॉपर्टी एड में दिखाना होगा पहली चीज। और उसकी टैक्सेबल अमाउंट तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो। देखो ये वाला अमाउंट है 11,55,000। लेकिन अब बच्चों जो कमर्शियल यूनिट है 5, कमर्शियल यूनिट है 5, उसका अमाउंट आपको पीजीबीपी में दिखाना पड़ेगा। अब कमर्शियल की बच्चे क्या करते हैं, यहां तक तो ठीक कर लेते हैं, टैक्सेबल वैल्यू सेम 8,47,000 चलने देते हैं, जीरो आ जाएगा बेटा। पीजीबीपी एड में थोड़ी ना ईआर एआरआर विच एवर इज मोर, फिर वैकेंसी, फिर म्युनिसिपल टैक्स, ये सब नहीं होता। पीजीबीपी एड में स्टैंडर्ड डिडक्शन विडक्शन कुछ नहीं है। पीजीबीपी एड तो बोलता है एक्चुअल कितनी कमाई करी वो देख लो, उसमें से अलाउड खर्चे, अलाउड इनकम माइनस अलाउड एक्सपेंस, और बस प्रॉफिट आ जाता है। तो अब अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी का कोई खर्चा हमें नहीं गिवन, सिर्फ कमाई गिवन है। कमाई कितनी थी, एक्चुअल रेंट था 20,000, तो 20,000 एक महीने का रेंट था, इनटू यहां 11 महीने का ही निकलेगा भैया। पीजीबीपी एड में अलाउड इनकम माइनस अलाउड एक्सपेंस होता है। तो 20,000 किराया है एक महीने का, 11 महीने के लिए लेट आउट हुई है, 20,000 इंटू 11 खत्म, और 5 यूनिट है इसलिए इंटू 5। तो पीजीबीपी एड की जब आप इनकम निकालोगे तो 20,000 इंटू 11 इंटू 5 कितना आ रहा है बताओ, 11 लाख रुपए ये होगा। बच्चे क्या करते हैं, यहां तक तो समझ जाते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, सर ने सही सिखा दिया था कि लेटिंग आउट हुई है तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, कमर्शियल पीजीबीपी में जाएगी। भैया पीजीबीपी का रेंट इनकम भी अलग निकलेगा, 11 लाख आएगा। अभी इसमें कोई खर्चे दे रखे होते ना, वो भी मैं माइनस कर लेता, अलाउड खर्चे अगर बाय चांस क्वेश्चन में कोई दे रखे होते, दे नहीं रखे, दे रखे होते तो माइनस कर लेता। तो अब 11,55,000 हाउस प्रॉपर्टी हेड में, 11 लाख पीजीबीपी हेड में। तो देखते हैं अब एमसीक्यू पूछ क्या रहा है, व्हाट वुड बी योर आंसर। अब पहले तो ये ढूंढो किस ऑप्शन में 11,55,000 और 11 लाख है। पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में है। 11,55,000 हाउस प्रॉपर्टी में बिल्कुल ठीक, 11 लाख पीजीबीपी में बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ऑप्शन डी है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। बोलिए आया। थर्ड वाला एमसीक्यू बहुत आसान है, बच्चे कर नहीं पाते हैं, बस बच्चे कर नहीं पाते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं।
अभी मैंने सिखाया इसमें क्या प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, आपको याद दिलाया। पूछ रहा है व्हाट वुड बी टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ वेकेंट रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट। वेकेंट वालियों का क्या होगा? अब बच्चे तो यही नहीं सोच पाते कि भी वेकेंट भी है नहीं क्या वेकेंट? मेरे कितने रेसिडेंशियल यूनिट नहीं बिके थे? 15। लेट आउट 10 ही किए तो 5 वेकेंट है ना। कमर्शियल कितने नहीं बिके थे? 10। 5 ही लेट आउट किए तो वो भी तो 5 वेकेंट हैं। 5 रेसिडेंशियल और 5 कमर्शियल वेकेंट है। वेकेंट है मतलब पूरे साल खाली पड़े, तो क्या उनको डीम टू बी लेट आउट मान के टैक्सेबल कर दूं? नहीं। मैंने क्या सिखाया? जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उससे अगले 2 साल तक उनकी नेट एनुअल वैल्यू 0 लेनी है, मतलब उनको 0 मानना है, उनको डीम टू बी लेट आउट मान के टैक्सेबल नहीं करना। अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 22-23 में, अगले 2 साल हुए 23-24 और 24-25, तो हमारा प्रीवियस ईयर तो 24-25 है, 24-25 है, तो 24-25 में इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, एनएवी 0 है। डीम टू बी लेट आउट मान के टैक्सेबल मत कर देना, एनएवी 0 है, कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। समझ गए क्या बोला मैंने? बोलो यस और नो। तो पढ़िए कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है। अब इसमें तो ऑप्शन ही पढ़ने पड़ेंगे, क्या करूं। नो टैक्स ट्रीटमेंट वुड बी देयर एज द यूनिट्स वर नॉट लेट आउट एंड हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड 2 years अभी तक पूरे नहीं हुए फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज ऑब्टेन्ड। ए ऑप्शन सही है मेरे हिसाब से। बी सी डी में क्या प्रॉब्लम है? बोल रहा है डीम टू बी लेट आउट मान लो, बोल रहा है डीम टू बी लेट आउट मान लो, बोल रहा है डीम टू बी लेट आउट मान लो। कैसे मान लो? 2 साल तक मानते ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आ गया बेटा थर्ड वाला एमसीक्यू? बोलिए आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगले एमसीक्यू में चलते हैं, फोर्थ एमसीक्यू। विच ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वुड बी एग्जेम्प्ट? कौन कौन सी एग्जेम्प्ट हुई थी? ए और बी टैक्सेबल हुई थी, सी और डी एग्जेम्प्ट हुई थी, याद है क्या? तो LIC सी एंड डी खत्म। पूछ रहा है कौन सी एग्जेम्प्ट हुई थी, देख लो ना बेटा, मैं तो पूरा कैलकुलेशन शो कर रखा है। ए और बी टैक्सेबल हुई थी, सी और डी एग्जेम्प्ट हुई थी। पूछ रहा है कौन सी एग्जेम्प्ट हुई थी, बोले सी और डी एग्जेम्प्ट हुई थी, बात ही खत्म। तो कौन सी पॉलिसी एग्जेम्प्ट हुई थी? बोले सी और डी एग्जेम्प्ट हुई थी, खत्म। आगे पूछ रहा है व्हाट वुड बी इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मनीष फ्रॉम द फर्म जोको एंड एसोसिएट। कैलकुलेटेड है। जोको एंड एसोसिएट से शेयर इन प्रॉफिट जो मिलेगा वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रेमुनरेशन नील मानी, नील इसलिए मानी थी क्योंकि फर्म को डिडक्शन नहीं मिला तो आपके लिए नील हो गई। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 है, तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट फर्म से 1,20,000 ही आएगा, और वो भी पीजीबीपी हेड में जाएगा, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आखिरी सवाल यही पूछ रहा है What would be income taxable in the hands of Manish from firm Zoco and Associate for assessment year 25-26? 1,20,000 रुपए। So B option is the correct answer. बोलिए आ गया एमसीक्यू? नहीं आ गया? फटाफट बोल दीजिए। चलिए, तो ये 5 सवाल तो एमसीक्यू के थे जो हमने इसमें डिस्कस किए। आई एम होपिंग एंड बिलीविंग कि आपको अच्छे से आ गए हैं। अब अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है, रेसिडेंशियल का क्वेश्चन है, और वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे फटाफट हो जाएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है, और वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करके रखे हैं, कोई दिक्कत आपको करने में नहीं आएगी, एकदम आराम से सवाल होने वाला है। आइए फटाफट करते हैं इसको। मैं यहीं पे साइमल्टेनियसली साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, जैसे मैंने आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था। फिर बोल रहा हूं साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दूंगा। देखो रेसिडेंशियल स्टेटस में, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं पहले हल्का सा प्रोविजन याद दिला देता हूं, लिखाऊंगा तो नहीं, बड़ा इजी सा प्रोविजन है। मुझे एक बात बताओ, अगर रेसिडेंशियल यूनिट को रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना होता था तो हम क्या बोलते थे कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और जो इंडिया के बाहर ही रहता है, अगर वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में आ रहा है, अगर वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में आ रहा है, तो उसके ऊपर अपन क्या देखते थे, उसकी इनकम निकालते थे अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। क्या निकालते थे? इनकम निकालते थे अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, याद है क्या? और इनकम जब निकालते थे, सुन लो पहले पूरा फिर हाँ बोलो,
हम इनकम निकालते थे अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, लेकिन उसमें भी अगर कोई बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो रहा होता था, कोई प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो रहा होता था, तो उसकी इनकम जोड़ते थे। वो कैलकुलेट करने के बाद देखते थे कि 15 लाख या 15 लाख से कम है या 15 लाख से ज्यादा है। अगर 15 लाख से कम है तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब मानते थे? जब वो प्रीसीडिंग ईयर में इंडिया में स्टे करे फॉर 182 डेज। और अगर 15 लाख से ज्यादा है तो दो कंडीशन होती थी, या तो वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे करे 182 डेज, या प्रीवियस ईयर में स्टे करे 120 डेज और उससे प्रीसीडिंग 4 इयर्स में स्टे करे कितने दिन? 365 डेज और मोर। याद आया कि नहीं आया, पहले बताओ। अच्छा, एक पॉइंट और होता था कि अगर आप डीम्ड रेसिडेंट भी आपको मान सकते हैं। डीम्ड रेसिडेंट कब मानते थे? आपने सेक्शन 61 की कंडीशन पूरी नहीं करी है तो आप रेसिडेंट नहीं हो 61 के अकॉर्डिंग। दूसरा कंडीशन ये होता था कि आप वही पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो। तीसरा कंडीशन ये होता था कि आपकी वही इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख या उससे कम है। और चौथा होता था यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री बाय रीजन ऑफ योर रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर ये चारों कंडीशन आप फुलफिल कर देते थे तो आपको डीम्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लेते थे। मान लेते थे क्या, बताओ? बस इसी का क्वेश्चन है, देख लो। जितनी बातें मैंने बताई यही अप्लाई हो रही है पूरे क्वेश्चन में। इसके अलावा और कोई पॉइंट सवाल में नहीं है, और कोई पॉइंट सवाल में नहीं है। वरुण एन इंडियन सिटीजन, लो भैया इंडियन सिटीजन है, पहली चीज। एंगेज इन कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस इंडिया में है इसका। ये चीज आगे बहुत काम आने वाली है, मैं बताऊंगा क्यों। बिजनेस इन इंडिया है, बिजनेस इन इंडिया है, मतलब बिजनेस सेटअप इंडिया में हुआ है। ये शिफ्ट दुबई हो गया ईयर 2019 में। अब 2019 में दुबई शिफ्ट हो गया, मतलब ये आउटसाइड इंडिया जा चुका है। तो इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया है, इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया है। कंसल्टेंसी बिजनेस को एक्सपेंड करने गया है ओवरसीज, बाहर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने गया है। कंसल्टेंसी बिजनेस ही था उसका इंडिया में, उसको एक्सपेंड करने गया है। बिजनेस इंडिया में ही, याद रखना, सेटअप इन इंडिया है, वहां उसे एक्सपेंड करने जा रहा है, बिजनेस इंडिया में ही है। He visits India every year to supervise his office in Delhi. हर साल इंडिया भी आ रहा है अपने दिल्ली ऑफिस को सुपरवाइज करने के लिए। तो क्या हो गया? इंडियन सिटीजन बीइंग आउटसाइड इंडिया इज कमिंग टू इंडिया, मतलब यहां पर हमारा स्पेशल केस हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस का। His stay in India for current year as well as past year is as follows. करंट ईयर कौन सा है हमारा? 24-25। हमारा प्रीवियस ईयर 24-25 है, आप ये सब जानते हैं। हमारा प्रीवियस ईयर 24-25 है, ये आप सब जानते हैं। तो ये 24-25 में इंडिया में 100 डेज आ गया, बहुत बढ़िया बात है, आना भी चाहिए था। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता जब तक मैं इसकी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कैलकुलेट ना कर लूं। फिर बोल रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता जब तक मैं इसकी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कैलकुलेट नहीं कर लेता। उसके बिना तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो देखो, सबसे पहले मैं सेक्शन 61 लगा रहा हूं। 61 फुलफिल हो गया तो ठीक है, नहीं फुलफिल हुआ तो डीम्ड रेसिडेंट का सेक्शन लगाऊंगा 61A। ध्यान रखना यह बात। तो अभी तो मैं ज्यादा माथापच्ची पाल ही नहीं रहा लाइफ में, अभी तो मैं ज्यादा माथापच्ची लाइफ में पाल ही नहीं रहा। अब इसकी इनकम निकालो। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया 10 लाख रुपए आ जाएगी। भाई क्या कैलकुलेट करना है मुझे? इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, यही तो कैलकुलेट करनी है मुझे। पेपर में स्टेटमेंट बना के कैलकुलेट करना अभी तो हम फटाफट से कर लेंगे। इंक्लूडिंग इनकम ऑफ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। अगर कोई बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो उसकी इनकम भी एक बार तो हमें जोड़ लेनी है, एक बार तो हमें जोड़ लेनी है 15 लाख की जो लिमिट है वो कैलकुलेट करने के लिए। बताओ ये जो लाइन मैंने लिखी है इससे अग्री हो क्या? बोलो भाई, ये जो लाइन मैंने लिखी है इससे अग्री हो? ठीक है। तो इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया 10 लाख हो गई, 10 लाख ले ली, ये तो इंडिया की इनकम हो गई।
इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन दुबई 4 लाख, ये लेंगे या नहीं लेंगे बताओ? इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन दुबई लेंगे या नहीं लेंगे? बोलो बेटा, लेंगे या नहीं लेंगे? क्यों लेंगे, रीजन बताओ। कहां लिखा है कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है? हाँ वेरी गुड, यही पॉइंट है इस क्वेश्चन में। देखो नॉर्मल में अगर ऐसा लिखा होता, मान लो ऊपर मुझे ये वाला डेटा नहीं होता, मान लो ये मेरा डेटा यहाँ पे नहीं होता ऐसा कुछ, तो फिर मैं इसको नहीं लेता, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स हो जाती। पहले तो ये क्लियर करो, ये इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स हो जाती है, मैं बिल्कुल नहीं लेता। लेकिन अभी ये बोल रहा है कि पहली चीज तो बिजनेस इंडिया में है, लिखा हुआ है, और सुपरवाइज भी दिल्ली से हो रहा है। हालांकि आप कंसल्टेंसी इंडिया के बाहर दे रहे हो, आप दो, लेकिन बिजनेस सेटअप इंडिया में, बाहर तो एक ब्रांच है, आप ये मान लो एक तरीके से हेड ऑफिस तो इंडिया में ही है, कंट्रोल तो इंडिया से ही हो रहा है। तो बिजनेस सेटअप आउटसाइड इंडिया मैं से कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया मान रहा हूं, इसलिए मैं इसको लूंगा। क्वेश्चन ने डायरेक्टली तो नहीं बताया, इनडायरेक्टली बताया है। एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है केरला से 70,000, लू या नहीं लू बताओ? लू, एग्जेम्प्ट है, नहीं लेनी है, नहीं लूंगा। अच्छा, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन दुबई 50,000 है। इंडियन कंपनी का डिविडेंड है, इंडियन इनकम है, रिसीव रिसीव से दिमाग मत लगाओ। और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हुआ है ऑन इन्वेस्टमेंट इन अबव शेयर्स 15,000, इसका ट्रीटमेंट कोई बता सकता है? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट इन अबव शेयर्स क्या करूंगा? याद दिलाता हूं अदर सोर्स का प्रोविजन। अदर सोर्स में रूल ये था कि अगर डिविडेंड आपको शेयर्स पे आ रहा है और आपने शेयर्स को खरीदने के लिए लोन लिया है, तो लोन के इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलेगा। लेकिन लोन के इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलता था उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी थी याद है? जितना इंटरेस्ट आया वो 15,000, या लिमिट होती थी अगर आप याद करोगे 20% ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कितना है? 50,000। 50,000 का 20% कर लो। 50,000 का 20% अगर आप करने जाते हो तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपये आता है। तो डिविडेंड पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा 10,000। तो डिविडेंड 50,000 का है, उसमें से 10,000 का इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, तो टैक्सेबल डिविडेंड 40,000 ही आएगा। तो 10 लाख प्लस 4 लाख प्लस 40,000 कितना हो गया? 14,40,000। कोई दिक्कत है? अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया था? दो सिचुएशन होती है, फॉरेन इनकम को छोड़ के जो इनकम आ रही है वो 15 लाख या 15 लाख से कम है तो क्या, और 15 लाख से ज्यादा है तो क्या? अब तो 15 लाख से कम है। अब मुझे बताओ, सिंस इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 15 लाख, इस पे कौन सी वाली कंडीशन चेक करूं रेसिडेंशियल स्टेटस की? कौन सी वाली कंडीशन चेक करूं रेसिडेंशियल स्टेटस की बताओ? सिर्फ 182 डेज वाली, सिर्फ 182 डेज वाली। अभी कितने दिन है इंडिया में? 24-25 में 100 डेज है। प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन है? 24-25 में तो 100 डेज ही है। 100 डेज ही है, यानी 182 डेज वाली कंडीशन आपने फुलफिल नहीं करी। सिंस नॉट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में नहीं है, फॉर 182 डेज, देयरफॉर ही इज नॉन रेसिडेंट। ये नॉन रेसिडेंट हो गया 6(1) के अकॉर्डिंग। चलो 6(1) के अकॉर्डिंग नॉन रेसिडेंट हो गया, कोई बात नहीं, 6(1) तो लगा सकते हैं, 6(1) तो लगा सकते हैं। 6(1) के बाद 6(1) लगाना पेपर में। 6(1) डीम्ड रेसिडेंट का था। कोई मेरे को बता सकता है डीम्ड रेसिडेंट बनने की पहली कंडीशन क्या होती थी? डीम्ड रेसिडेंट बनने की पहली कंडीशन क्या होती थी बताओ? वो सेक्शन 6(1) की कंडीशंस को पूरी नहीं करे, चलो वो तो ये नहीं कर रहा। दूसरी कंडीशन क्या होती थी? दूसरी कंडीशन क्या होती थी? नहीं, दूसरी कंडीशन ये नहीं थी।
दूसरी कंडीशन थी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या थी, उसकी जो इनकम है, इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, वो ग्रेटर देन 15 लाख होनी चाहिए। यही थी, बताओ, अरे बोलो। और आखिरी कंडीशन थी नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, नॉट लायबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री, किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं आपको पहली चीज तो ये बता देता हूं, इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा ही नहीं है। पहली चीज तो आपको ये बता देता हूं, इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा ही नहीं है। तो जब इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा ही नहीं है तो ये डीम्ड रेसिडेंट तो बन ही नहीं सकता। समझ गए क्या? क्यों बोल रहा हूं डीम्ड रेसिडेंट नहीं बन सकता, समझ में आ रही है क्या बात? लेकिन मैं इसमें एक चीज और आपको क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा। सर क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ था, क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ था डेटा में, डिटरमाइन वरुण्स रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। चलो वो तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं। अज्यूमिंग ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन दुबई, ये मानते हुए कि उसको दुबई में टैक्स नहीं देना। तो अगर इसको दुबई में टैक्स नहीं देना है तो आप ये सोचो फिर तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई 6(1) वाली, कि 6(1) नहीं की फुलफिल नहीं होनी चाहिए। इंडियन सिटीजन ये है ही, नॉट लायबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री, 3 कंडीशन पूरी हो गई। लेकिन ये वाली कंडीशन गड़बड़ा गई और डीम्ड रेसिडेंट बनने के लिए चारों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है, तो चारों तो पूरी हुई नहीं। इस वाली कंडीशन का डिफॉल्ट हो गया कि भाई इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, इसकी इनकम तो 15 लाख से ज्यादा ही नहीं, 14,40,000 ही है। तो देयरफॉर फाइनल आंसर यही है, देयरफॉर क्या नाम था बंदे का, वरुण, देयरफॉर वरुण इज अ नॉन रेसिडेंट। प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल सेम पेपर में ऐसे ही करनी है। बताइए आया सवाल या नहीं आया, फटाफट बोलिए, बोलो बेटा। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन ने पहला पार्ट ये पूछा है, ये बताइए कि वरुण रेसिडेंट है या नहीं है, वरुण का रेसिडेंशियल स्टेटस बताइए। आ गया आपको वरुण का रेसिडेंशियल स्टेटस या नहीं आया, फटाफट बोलिए। आ गया सर। एक पार्ट और है क्वेश्चन में, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ वरुण फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 इफ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजीम। डिफॉल्ट रिजीम के अगर बाहर जाएगा तो टोटल इनकम बताइए। निकाल लेते हैं टोटल इनकम, तो फटाफट ही निकल जाती है। सर अब मैं अगर टोटल इनकम निकालूंगा, नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट में सिंपल होता है, इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। याद करो नॉन रेसिडेंट बनाए, नॉन रेसिडेंट में अगर बिजनेस इंडिया से भी कंट्रोल होता है तो भी नहीं टैक्सेबल होता। वो ये होता है कि अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है तो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल होता है, नॉन रेसिडेंट के लिए तो भी टैक्सेबल नहीं होता। तो अब अगर मैं टोटल इनकम निकालने जाऊं तो इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया तो आ जाएगी, इंडियन इनकम है। इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन दुबई नहीं आएगी। अब हम टोटल इनकम निकाल रहे हैं, नॉन रेसिडेंट के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। अब ये नहीं सोचेंगे कि बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, वो एनओआर होता तो सोचते, अभी नहीं सोचेंगे, नील आएगा। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, नहीं आएगी। और डिविडेंड इनकम 50,000 की है, 10,000 के इंटरेस्ट का ये वाला डिडक्शन मिल रहा है, तो इसलिए डिविडेंड 40,000 आएगा। तो आप इसका अगर टोटल इनकम निकालने जाओगे तो 10,40,000 आएगी। टोटल इनकम 10,40,000 आएगी। ये क्वेश्चन है, बताइए आया नहीं आया, बोलिए स्टूडेंट्स। डन है क्या? चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और हमारा एमसीक्यू हो गया। अब मैं इसका आपको नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कराऊंगा 7, 8, 9 और 10, जो 4 क्वेश्चंस और हैं। एक कैपिटल गेन एड का क्वेश्चन है, ये वाला बड़ा आसान सा है। एक सैलरी एड का क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है मतलब, पर सैलरी एड मेन है इसमें, वो मेरे को कराना है। एक टीडीएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो मुझे कराना है। और फिर एक क्वेश्चन नंबर 10 और है, वो मुझे कराना है। तो ये हम इसी आरटीपी के नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे, और वो सॉल्व करके हमको ये हो जाएगा कि हाँ भैया ये वाली आरटीपी हमने कर ली।